हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। जबकि आप सभी को पता है कि जो 5 है, 5 जो संख्या है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का गुणनखंड हमेशा क्या होता है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हमें इसको सिद्ध करना है क्योंकि ये अपरिमेय है, सभी को पता है। लेकिन फिर भी अगर सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा मान के चलेंगे कि चलो मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर √5 को हमने परिमेय संख्या माना, इसका मतलब √5 को परिमेय संख्या के कुछ नियम होते हैं, उसका पालन करना होगा। अगर √5 उन नियमों का पालन नहीं करता है तो √5 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम हल करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए मान लेते हैं अपरिमेय का जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे हम लोग। माना कि √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, तो हम √5 को लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, जहाँ पर p और q क्या है, जहाँ पर p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो क्योंकि p और q सहभाज्य संख्या हैं, तो सबसे पहले आपको सहभाज्य का मतलब जानना होगा कि सहभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दो संख्याएं लिखी हैं 4 और 9, ठीक है, इन दोनों में अगर हमें सहभाज्य चेक करना है कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या हैं कि नहीं, तो मैं बता दूं इन दोनों का महत्तम समावर्तक अगर 1 होता है तो वो संख्या सहभाज्य संख्या है। अगर 1 के अलावा कोई और होता है इसका महत्तम समावर्तक तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 = 2 × 2 है ना, 1 गुणे, और 9 का गुणनखंड 1 × 3 × 3। तो क्योंकि यहाँ पे तो किसी का जोड़ा बन नहीं रहा है, केवल 1 का जोड़ा बनेगा, तो 4 व 9 का HCF यानी महत्तम समावर्तक, जिसका जोड़ा बनता होता है वही तो होता है महत्तम समावर्तक। तो केवल 4 9 का महत्तम समावर्तक अगर 1 है तो वो संख्या सहभाज्य होगी। अब सहभाज्य इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर सहभाज्य समझेंगे तभी जाके ये सवाल समझ में आएगी। ठीक है, तो सहभाज्य का मतलब है कि इनका p और q का महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि p और q केवल एक संख्या 1 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 1 या स्वयं से, और किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं हो सकती हैं। अगर ये p और q किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं तो यह p और q संख्याएं सहभाज्य नहीं होंगी, और जब सहभाज्य नहीं होंगी तो वो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अर्थात वो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, p और q किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया सहभाज्य का मतलब कि दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे जब तो क्या होगा, √5 का वर्ग करेंगे तो केवल 5 आएगा। ठीक है, ये हमारा √5 है, इसका हम वर्ग कर देते हैं। इधर भी वर्ग करेंगे p²/q²। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 1 5 आएगा और p²/q² आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो ये संख्या हो गई। अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे क्यों का यहाँ पे, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये देखिए क्यों जो है भाग में वो इधर आके क्या होगा, गुणे में हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, क्यों स्क्वायर बराबर हम मान निकालेंगे पी स्क्वायर बटे 5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से क्या है, विभाजित है, क्योंकि पी स्क्वायर के बटे में 5 लिखा है और बटे का मतलब भाग हो रहा है। इसका मतलब पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है ना। तो ये संख्या पी जो है वो 5 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। क्या है, 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी 5 से विभाजित कैसे होगा। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे पी स्क्वायर बटे 5 लिखा हुआ है। अगर मैं पी का मान 5 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा और बटे 5 तो है ही। 5 का वर्ग 25 आया और बटे 5, ये कट जाता है तो क्या आता है, 5। ये जो 5 है किसका मान है जी, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि क्यों स्क्वायर है 5 की जगह पर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये पी स्क्वायर था तो 5 का स्क्वायर हुआ। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर क्या करूँ, हटा दूँ, क्या करूँ मैं, स्क्वायर यहाँ से हटा दूँ, तो पी का मान 5 होगा, है ना, स्क्वायर हट गया ना। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। तो ये बताइए कि जब ये पी स्क्वायर था तो 25 आया, वो भी 5 से कट गया। ठीक है, लेकिन अगर पी का स्क्वायर ना हो, अगर पी का मान हम 5 रखें तो क्या वो विभाजित नहीं होगा। अगर पी स्क्वायर का मान 25 5 से विभाजित है तो अगर हम स्क्वायर हटाते हैं यानी कि पी लिखते हैं तो भी पी का मान 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा मतलब इसका भाग चला जाएगा 5 का। आगे बात समझ में। तो इसलिए मैंने लिखा कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम लिख लेंगे स्थिति फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है स्थिति सेकंड में, है ना। स्थिति सेकंड इस अभी नहीं मानेंगे, सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने P को सिद्ध किया कि वो 5 से विभाज्य है पी स्क्वायर, तो जो P है वो भी 5 से विभाजित है। जबकि मैंने बताया था कि जो P है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए तभी वो सहभाज्य होगा, लेकिन ये तो 5 से भी विभाजित है। इसका मतलब P क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पी स्क्वायर बटे 5। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यों स्क्वायर है, तो अगर पी स्क्वायर में 5 का भाग देता हूँ तो क्यों स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, आगे मैं जो मानने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मानूंगा कि p बटे 5, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसका स्क्वायर नहीं है, p बटे 5 जो है उसके बराबर c आता है। जब p स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर आ रहा है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, मतलब कुछ और आएगा, तो हम c मान लिए। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे मैंने अभी मान रखा था पी स्क्वायर बटे 5, इसके बराबर में क्या है, क्यू स्क्वायर है। ठीक है, p का मान अगर मैं 5 रखूँ तो 5 का वर्ग है ना, यानी कि 25 बटे 5, ये आया बराबर में 5। तो इसका मान 5 आ रहा है और ये किसका मान है, क्यू स्क्वायर का है। क्या है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर का मान हम इसे मान सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो क्या कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, केवल 5 लिख दें p का, तो कैंसिल लेकर उत्तर कुछ और आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो कुछ और संख्या आ रही है, तो हम क्यू की जगह पर कुछ और मान लेंगे c। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर लेंगे p बराबर 5c। ठीक है ना,
यहाँ पे क्यू स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्यू स्क्वायर मैंने सी मान लिया है, ठीक है, अदर संख्या। अब p का मान हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 लिख लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान हम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, p का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। समीकरण 1 मेरा ये है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे मैं किसकी जगह पे मान रखें, 5 का गुणा मैं इधर कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, क्योंकि अभी तक मैं p को सिद्ध कर रहा था कि वो सहभाज्य नहीं है, क्योंकि वो 5 से विभाजित है तो वो सहभाज्य नहीं है, मतलब वो परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब मैं q को सिद्ध करूँगा कि वो भी सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है कैसे चेक करेंगे, मतलब ये किसी अन्य संख्या 1 के अलावा किसी और से भी विभाजित होगा तो ये सहभाज्य भी नहीं होगा, और जब सहभाज्य नहीं होगा तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे अब हम क्यों के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्यों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। p सिद्ध हो चुका है कि p अपरिमेय संख्या यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है। अब हमारे पास 5 का गुणा इधर हो गया और p स्क्वायर अपनी जगह पर है। अब मैं क्या करता हूँ कि p का मान रख देता हूँ 5c, क्या रखूँगा 5c, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देता हूँ, तो 5q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग तो 25 आया और ये आया c स्क्वायर। अब ये 5q स्क्वायर है, ये 25 को मैं क्या करता हूँ इधर बटे में कर देता हूँ और मैं c स्क्वायर का मान निकाल, तो यहाँ पे q बराबर क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और यहाँ पे q स्क्वायर बटे, यहाँ पे देखिए q स्क्वायर है बटे में 5 है तो c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे q स्क्वायर बटे 5, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर बटे 5 था तो मैंने लिखा था कि अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही लिखना है कि यदि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हमारी दूसरी स्थिति है, स्थिति 2 में लिखेंगे चूँकि q स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, इसलिए क्यों भी पाँच से विभाजित होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो p है और जो q है दोनों किसी अन्य संख्या 5 से विभाजित है, जबकि सहभाज्य का मतलब मैंने बताया था कि p और q सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होने चाहिए तभी वो सहभाज्य होंगे। तो इसका मतलब है कि जो p और q 5 से विभाजित हैं, इस वजह से इन दोनों ने p और q ने सहभाज्य नियम का पालन नहीं किया तो क्या हुआ, ये जो p और q सहभाज्य नहीं है, और जब सहभाज्य नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि p बटे q बराबर √5 है। जब ये परिमेय संख्या नहीं तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो अब लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ कि आप इसको कैसे निष्कर्ष निकाल के बताएंगे। तो लिखेंगे स्थिति 1 व 2 से 1 व 2 से स्पष्ट है ना। स्थिति फर्स्ट हो गई और यहाँ पे स्थिति क्या है, सेकेंड है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्थिति से हमें पता चलता है कि से स्पष्ट है ना, स्पष्ट है कि p व q सहअभाज्य p व q किसी अन्य संख्या है ना, किसी अन्य संख्या यानी कि 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या 5 से विभाज्य है। इसलिए p व q सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेंगे परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है इसलिए √5 एक
अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। क्योंकि संख्या के दो ही प्रकार होते हैं वास्तविक संख्या के, एक होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि P और Q दोनों सहभाज्य नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं है। इसके बराबर √5 भी परिमेय नहीं है। जब हमने √5 को जो परिमेय माना था तो वो भी परिमेय नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो ये स्पष्ट हो गया। जो हम मान के चले थे वो हमारी अवधारणा जो थी, जो हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी कि यह परिमेय संख्या है। तो अब जब गलत है कि परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल स्कूल एंड स्कॉलर है ना, स्कूल एंड स्कॉलर, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। स्कूल एंड स्कॉलर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का जो बटन रहता है उसको प्रेस करके रखना है ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं इसका जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से उसको जो भी आपका डाउट होगा उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और किसी भी प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जल्दी चाहिए या कोई प्रश्नावली चाहिए जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपसे नहीं बना, तो उसको भी कमेंट करके आप पूछिए कि सर इसका वीडियो बनाइए, तो मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द बनाकर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।